इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्सेस देखेंगे। ये है आपके रेस्पेक्टिव पेज नंबर्स पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर में देखने हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 10.33 क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टर्स ऑफ एच विश टू रिकॉग्नाइज मटेरियल डिफर्ड टैक्स एसेट इन रिलेशन टू 250 करोड़ ऑफ अनयूज्ड ट्रेडिंग लॉसेस। तो आपके पास लॉसेस पड़े हैं 250 करोड़ के, आप उसका डीटीए बनाना चाहते हैं क्योंकि लॉस ऐसा होता है कि आज लॉस है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से ये लॉस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। बराबर, प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा और उतना टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो टैक्स कम भरना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर प्रॉफिट हुआ तो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, टैक्स कम भरना है, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, 31 मार्च 2001 एच बजट कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 80 करोड़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। डायरेक्टर्स के पास फोरकास्ट है कि प्रॉफिट 20% ईच ईयर ग्रो होगा उसके बाद। हाउएवर इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स मे अकर आफ्टर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टू कम टू अ पोजीशन ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे आने के लिए कुछ साल लगेंगे। अब ब्रेक इवन पे आने के लिए कुछ साल लगेंगे, फिर भी ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, थोड़ा सा इलॉजिकल है, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मार्केट करंटली डिप्रेस्ड है, सेल ऑर्डर भी लोअर लेवल पे है। ठीक है, यानी ऊपर दिया हुआ 80 करोड़ 20% इंक्रीज, तो इलॉजिकल दिख रहा है, कुछ सेंस नहीं दिख रहा मुझे इन सब बातों से। एच ऑपरेट्स अंडर अ टैक्स ज्यूरिसडिक्शन विच अलाउज ट्रेडिंग लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 2 years। 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउ डज इट मेक सेंस? आपकी पोजीशन अभी अच्छी नहीं है, 2 साल में आप कितना कैरी फॉरवर्ड यूज कर लेंगे, ये तो इलॉजिकल दिख रहा है, इसमें डीटीए नहीं बनना चाहिए। ठीक है, नॉट करेक्ट। चलिए ये पहला हो गया। 44 पे आते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2001 लीज्ड अ मशीन फॉर 5 years। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी है 120 करोड़। तो आपने लीज पे मशीन ली है, 120 करोड़ की लीज लायबिलिटी दिख रही है, और राइट टू यूज एसेट भी दिख रहा है उतने ही अमाउंट का। आपने राइट टू यूज एसेट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डिप्रिशिएट कर दिया 5 साल। एनुअल लीज रेंटल एक्चुअल में है 30 करोड़ रुपीस का। लॉ परमिट करता है डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेंटल पेमेंट, सिर्फ रेंटल पेमेंट का आपको डिडक्शन मिलेगा और कुछ नहीं। टैक्स रेट 30% है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव डिफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। इस साल के एंड का डिफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस बताना है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बुक्स में लीज लायबिलिटी दिख रही है 120 करोड़ की, आपकी बुक्स में राइट टू यूज एसेट दिख रहा है 120 करोड़ का। ये मैं आपको 1 अप्रैल 2001 की पोजीशन बता रहा हूं। अब क्या होता है, ये तो आपका कैरिंग अमाउंट है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से ना ही कोई ऐसा लीज लायबिलिटी होता है, ना ही कोई ऐसा राइट टू यूज एसेट होता है। रेंट आप पे कर रहे हैं, आप एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, खत्म कहानी। यही होता है और कुछ होता नहीं है। तो यहां पे जो टैक्स बेस होता है ना, वो जीरो हो जाता है। मतलब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों की वैल्यू जीरो है, इन दोनों की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है, एक टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों में, एसेट साइड भी लायबिलिटी साइड भी। आप क्या करोगे, इस लायबिलिटी को ओवर द पीरियड पेमेंट दिखाओगे। बराबर है, ओवर द पीरियड आप इस लायबिलिटी का सेटलमेंट दिखाओगे। इनकम टैक्स के हिसाब से इस लायबिलिटी का जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो एक्सपेंस है। रेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, वो 30 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं हर साल। 30 करोड़ लिखा है ना यहाँ पे, 30 करोड़, तो 30 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम लायबिलिटी रीपे कर रहे हैं, पर इनकम टैक्स बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम्हारा ये एक्सपेंस है, यानी फ्यूचर में इसका डिडक्शन मिलेगा, फ्यूचर में इसका डिडक्शन मिलेगा, तो ये डीटीए बनाएगा। समझ गए यहां तक? वैसे ही राइट टू यूज एसेट मेरे बुक्स में दिख रहा है 120 करोड़, मैं इस पर डिप्रिसिएशन लूंगा। डिपार्टमेंट बोलेगा काय का डिप्रिसिएशन, ऐसा कोई एसेट ही नहीं है, तुम्हारे नाम पे ही नहीं है एसेट, काय का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देगा। तो पता है फ्यूचर में 120 करोड़ का डिप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा, वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएगा। समझ गए? टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, 30% से हम डीटीए डीटीएल बना लेंगे। 30 था ना, 30। अब ईयर एंड की पोजीशन समझिए, ईयर एंड तक के क्या हो गया। 31 मार्च 2002 आया, लीज लायबिलिटी 120 दिख रही थी, आपने 8% का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया होगा। बराबर, 120 पे 8% का इंटरेस्ट आपने दिखाया 9.6, पेमेंट आपने दिखाया 30, तो आपने बोला 120 प्लस 9.6 माइनस 30, मेरी लायबिलिटी का क्लोजिंग है 99.6 का। समझ गए? वैसे ही राइट टू यूज एसेट का ओपनिंग है 120, आपने डेप्रीसिएशन दिखाया 120 डिवाइडेड बाय 5, 24,
96 का क्लोजिंग हो गया। मतलब मेरे बुक्स में लीज लायबिलिटी दिख रही है 96, लीज लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट 31 मार्च, और राइट टू यूज नहीं, लीज लायबिलिटी दिख रही है 99.6 और राइट टू यूज एसेट दिख रहा है 96, जिसका टैक्स बेस तो कुछ चेंज नहीं होना है, यानी टेम्परेरी डिफरेंस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है 99.6 और 96 का। तो 99.6 पे अगर मैं 30% लूँ तो वो हो गया 29.88 का DTA, और 96 पे 30% लूँ तो 28.8 का DTL। नेट अगर आप देखेंगे तो 1.08 का DTA, आपको यही यहाँ पे दिखेगा, देखो 1.08 का डेफर्ड टैक्स एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, डेफर्ड टैक्स एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वहाँ पे क्रेडिट लिखा है, उसे PL के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट लिखा है, DTA में डेबिट बैलेंस ही होता है। समझ गए? ओवरऑल क्या हुआ होगा, मैं आपको ओवरऑल पोजीशन समझाता हूँ। 120 लीज लायबिलिटी, ठीक है, रिडक्शन, ये लीज लायबिलिटी आप 99.6 पे लेके चले गए, यानी आपने 20.4 का रिडक्शन दिखाया कैरिंग अमाउंट में, टैक्स बेस 0 ही था, तो आपका 120 पे 30%, 36 का डेफर्ड टैक्स असेट दिख रहा था। इसमें से मैं बोल सकता हूं कि 20.4 का 30%, 6.12 का डेफर्ड टैक्स एसेट कम हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बता रहा हूं जो इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया, रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों से। आप तो सिंपली दोनों का डिफरेंस निकाल के उसके ऊपर DTA निकाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर से वो समझ में आ रहा है, बट मैं थोड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन बता रहा हूं बिकॉज दैट इज व्हाट यू विल अकाउंट। आप इसी तरह से अकाउंटिंग करोगे ना इसका। वैसे ही राइट टू यूज एसेट भी दिख रहा होगा, जिसका कैरिंग अमाउंट 120 था, आपने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया 24, तो रिड्यूस होकर 96 हो गया, टैक्स बेस तो 0 ही था, जिसके कारण आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई थी 36, अब 24 का 30%, 7.2 इसमें से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, तो क्लोजिंग दिख रहा है आपका 28.8। समझ गए? इस तरह से अकाउंटिंग होती है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलो, तो ये था 10.44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल आपने अक्वायर किए 12 करोड़ शेयर, जो कि 80% स्टेक हो रहा है बी लिमिटेड का, जिसके लिए आपने 25 करोड़ रुपए दिए। ग्रुप की पॉलिसी है टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन बी कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ऑन 1 अप्रैल मार्केट वैल्यू था 2 रुपए, 2 रुपए, तो आपने 12 करोड़ शेयर्स खरीदे जो कि 80% है। चलिए, परचेज कंसिडरेशन आपने 25 करोड़ दी, आपने 12 करोड़ शेयर्स खरीदे जो कि 80% है, तो 20% शेयर्स हो गए एनसीआई के। एनसीआई के शेयर का वैल्यू 2 रुपए, तो 12 का 80% मल्टीप्लाइड बाय 20%, 3 करोड़ शेयर्स, 2 के हिसाब से 6 की वैल्यू बन रही है 31। उस दिन नेट एसेट्स वो दिए नहीं है। 1 अप्रैल इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट एसेट दिख रहे थे 23 के, मैं यहाँ लिख देता हूँ 23 के नेट एसेट्स। डायरेक्टर्स ने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज की और बोला प्रॉपर्टी जिसका कैरिंग वैल्यू 15 था उसकी वैल्यू आपने 18 कर दी, तो प्रॉपर्टी की बात करना चाहिए पहले। प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने 3 से बढ़ा दी, नेट एसेट्स की वैल्यू 3 से बढ़ गई। प्लांट जिसकी वैल्यू 1 करोड़ थी 1 अप्रैल को, उसकी मार्केट वैल्यू आपने 13 करोड़ एस्टिमेट कर दी। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, एक नहीं है ये 11 करोड़ है, 11 करोड़ मिसप्रिंट हुआ है, तो 2 करोड़ रुपए से वैल्यू बढ़ा दी आपने इसकी प्लांट। और इन्वेंट्री 2.5 करोड़ की, उसकी वैल्यू आपने 3 करोड़ कर दी, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आपने 0.5 से बढ़ा दी। ओवरऑल आपके नेट एसेट्स हो गए 28.5, तो अपन बोल सकते हैं कि गुडविल बन जाएगा 2.5 का। समझ गए? ये तो सिर्फ हम लोगों ने एक वैल्यूएशन किया, पर देखो क्या हो जा रहा है, इन सब के कारण डेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट आ रहा है। क्या डेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट? समझिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ से बढ़ा दी। अब ये प्रॉपर्टी है 15 करोड़ की, फ्यूचर में आप 20 करोड़ पे बेच दो, सोचिए, देखो 20 करोड़ पे बेच दो, आप बोलोगे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ,
हमने 18 में एक्वायर की। डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, बी लिमिटेड का लीगल एग्जिस्टेंस था, बी ने प्रॉपर्टी 15 में खरीदी थी, आपने यानी ए लिमिटेड ने तो इसके सिर्फ शेयर्स खरीदे, तो बोलेगा कि नहीं हमारे लिए तो प्रॉपर्टी 15 की है, 20 में बेचा, 5 के ऊपर टैक्स भरो। यानी फ्यूचर में 3 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ेगा, ये हमको पता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सेम प्लांट एंड इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा, सेम इन्वेंट्री, 5 करोड़ में इन्वेंट्री बेच दो, 2.5 करोड़ माइनस 5 करोड़, 2.5 करोड़ पे डिपार्टमेंट टैक्स लेगा। आप बोलोगे नहीं 3 करोड़ है हमारे लिए तो इन्वेंट्री की वैल्यू, डिपार्टमेंट तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही टैक्स लेगा। तो इन सब के कारण एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है। टैक्स का रेट 20% दिया है, तो 3 + 2 + 0.5 5.5 पे 20% 1.1 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आप समझिए, गुडविल वैल्यूएशन से पहले मैं नेट एसेट्स में से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम कर दूंगा 27.4, और 27.4 को आप 31 से कंपेयर कीजिए, 3.6 का गुडविल हो गया। ठीक है, 3.6 का गुडविल हो गया। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, तो मेन कैलकुलेशन वो 1.1 के डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए 48 पे जाते हैं। 1 अप्रैल P granted 1 crore shares worth 4 crore subject to 2 year vesting period share based payment। इनकम टैक्स लॉ आपको परमिट करता है डिडक्शन ऑन एक्सरसाइज डेट, जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उस समय उसके हिसाब से। इंट्रिंसिक वैल्यू 31 मार्च 2002, देखिए 2 साल बाद 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, नहीं ये नहीं है, ये एक्सरसाइज डेट नहीं है। उस दिन 1.6 थी, 31 मार्च 2003 को 4.6 करोड़ थी, 4.6 करोड़, तो 4.6 करोड़ रुपीस के हिसाब से बकानी होगी। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2003 वॉज नॉट फोर्सिएबल ऑन 31 मार्च 2002। ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ 31 मार्च 2003 को, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। अब आपने क्या किया होगा, आपने 4 करोड़ के एक्सपेंस को 2-2 करोड़ करके अपने बुक्स में दिखा दिया होगा। पीएल डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, पीएल डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, समझ गए, 4 करोड़ का आपने एक्सपेंस दिखाया, जबकि डिडक्शन आपको मिल रहा है 4.6 का। समझ रहे हैं, क्योंकि वो फेयर वैल्यू है, इसके कारण डेफर्ड टैक्स निकल रहा है। ठीक है, देखिए ये 1.6 इसमें कुछ तो भी एरर है। आपने 1 करोड़ शेयर ऑप्शन 4 करोड़ के दिए हैं, 2 ईयर वेस्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 2001 को, इंट्रिंसिक वैल्यू 31 मार्च को 1.6 करोड़ थी। कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट इन्होंने 0 लिया है टैक्स बेनिफिट के लिए, जो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से यहाँ 2 करोड़ आना चाहिए। ठीक है, 4 करोड़ रुपए का शेयर ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए आना चाहिए। इन्होंने 0 क्यों लिया है मुझे सेंस नहीं दिखता। ठीक है, अब 31 मार्च 2002 को इसी की फेयर वैल्यू 1.6 करोड़ थी, यानी कि रफली आपको फ्यूचर में डिडक्शन 1.6 का मिल जाएगा इसके अगेंस्ट, या इसका हाफ 0.8 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जब मैं 2 को 0.8 से कंपेयर करता हूँ तो 1.2 होता है, यहाँ पे 1.2 करोड़ आना चाहिए, 1.2 करोड़ का टेम्परेरी डिफरेंस आना चाहिए था। पता नहीं क्या लफड़ा है। इन्होंने डेफर्ड टैक्स एसेट भी दिखाया है, इनके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू 1.6 करोड़ है। ये शायद 3.2 रहा होगा, मे बी देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या है। 3.2 रहा होगा तो 1.6 से 0.8 गया, तो 0.8 का टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं आप, क्योंकि फ्यूचर में डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली। ठीक है,
अब पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ, उसका 30% लिया इन्होंने। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मेरे व्यू पॉइंट से पूरा का पूरा सॉल्व करके दे देता हूँ, जो भी वैल्यू दी हुई है वो भूल जाइए, इंस्टीट्यूट का आंसर क्या दिया हुआ है। तो 1 करोड़ शेयर्स दिए आपने वर्थ 4 करोड़, जिसका 2 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। तो हम क्या करते हैं, 2 साल में एक्सपेंस बुक करते हैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग करके 2 करोड़ रुपीज़ का। अब इनकम टैक्स लॉ परमिट कर रहा है डिडक्शन, जब एक्चुअल में एक्सरसाइज होगा तब तक के तो आपको कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन 31 मार्च है 1.6। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने मेरे बुक्स में ईसॉप का कैरिंग अमाउंट दिखा दिया 4 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 2, 2 साल के वेस्टिंग पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं इसके टैक्स बेस की बात करूं तो इसका टैक्स बेस मतलब मुझे फ्यूचर में इसके अगेन डिडक्शन कितने का मिलेगा। रफली 31 मार्च को इंट्रिंसिक वैल्यू 1.6 है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो डिवाइडेड बाय 2 मुझे 0.8 का डिडक्शन मिल जाएगा रफली, ठीक है। इसके कारण टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 1.2 का। मुझे लग रहा है मुझे 1.2 का डिडक्शन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। भाई मैं तो खर्चा 2 का दिखा रहा हूं, पर डिपार्टमेंट का 1.6 के इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूं 31 मार्च 2002 को जो था, क्योंकि अभी मैं 31 मार्च 2002 की अकाउंटिंग बता रहा हूं ना, तो मेरे हिसाब से तो ये 1.2 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लीडिंग टू अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन दिस 1.2 का 20% 0.24, ठीक है। 0.24 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आना चाहिए। जैसे ईयर 2 आया, ईयर 2 में वैल्यू 4.6 हो गई, मेरे बुक्स में 4 करोड़ दिख रहा है। अच्छा ये एक्सरसाइज भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया तो ये तो जीरो ही हो गया होगा ना, कैरिंग अमाउंट ईसॉप डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में चला गया होगा, टैक्स बेस भी जीरो हो गया होगा, क्योंकि एक्सपेंस पूरा बुक हो गया और पूरा रिवर्स भी हो गया 4.6 के हिसाब से। तो मैं जो टेम्परेरी डिफरेंस की बात कर रहा हूं ये तो हट गया ना, ये एलिमिनेट हो गया, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज रिवर्स्ड, ठीक है। मुझे इंस्टीट्यूट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि उनके हिसाब से कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर बेस पेमेंट इज जीरो। हाउ कैन इट बी जीरो यार, एक्सपेंस तो बुक करूंगा ना मैं, ऐसा थोड़ी जीरो कैसे हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा अपना एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10.58। चलो, एंटिटी हैज डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस 50,000 रुपए, यानी डीटीए वाला डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। इट हैज नो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ड्यूरिंग द ईयर। आपका सिर्फ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है और आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे फ्यूचर में प्रॉफिट्स, ठीक है। हाउएवर अगर आप टैक्स प्लानिंग करें तो आप 60,000 तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग किया तो 60,000 तक का प्रॉफिट तो हो जाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड है। अब कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी है 12,000, यानी रफली अगर मैं देखूं तो 60 में से 12,000 हटा दो, 48,000 की तो प्रॉफिट हो ही जाएगा फ्यूचर में। तो मैंने क्या पूरे 50 का डीटीए बनाना चाहिए? इलॉजिकल। जब 48 का ही प्रॉफिट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 48 का 30% उतना ही डीटीए बनाना चाहिए, समझ गए। अगला देखिए, A Limited recognizes interest income in the books on accrual basis. However, for income tax purpose, cash basis पे deduction allowed है। तो 31 दिसंबर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये अमाउंट मिसिंग है, 25% टैक्स रेट है। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसके कारण टैक्स रेट 30% हो गया। देख लेते हैं, 10,000 रुपये है मेरे हिसाब से, 10,000 रुपये। अब हुआ क्या, इनका कहना है 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीवेबल था 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये के ऊपर 25% का हम डेफर्ड टैक्स बना देंगे। हमने तो इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख दिया, पर डिपार्टमेंट कैश बेसिस पे टैक्स लगाएगा ना, यानी आज हमने टैक्स नहीं भरा है, जब ये पैसा मिलेगा तब टैक्स भरना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गई है, तो क्योंकि फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा। 10,000 रुपये 25%, 2500 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बता दिया होगा आपने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ईयर एंड 31 दिसंबर पकड़ लीजिए, और उसके बाद 28 फेब को फाइनेंस बिल आ गया, और फाइनेंस बिल ने टैक्स रेट को 30% कर दिया। क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में चेंज करना है? डेफर्ड टैक्स चेंज हो जाएगा ना। पहले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2,500 का टैक्स लगेगा, अब वही अमाउंट 3,000 हो गया ना बाबा, 3,000 हो गया। तो 3,000 रुपए के हिसाब से क्या मैंने डेफर्ड टैक्स दिखाना चाहिए? आंसर इज इस साल में तो नहीं, अगले साल में तो हाँ। अगले साल में इस लाइबिलिटी को मैं 500 से बढ़ा दूंगा, रादर रिवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स भर ही देंगे आप अगले साल, बट ये चेंज नहीं लाएंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हुआ है, ठीक है। अनाउंस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, एंटिटी डिस्क्लोज करेगा, सिर्फ डिस्क्लोज, अकाउंट नहीं करेगा,
ठीक है, तो आप सिर्फ डिस्क्लोजर करते हैं यहाँ पे। वही लिखा है नॉट रिकॉग्नाइज द टैक्स रेट वॉज नाइदर इनैक्टेड और इनैक्टेड ऑन द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट पे भी इनैक्ट नहीं हुआ था ये, ठीक है। चलिए आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेन है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेकंड पार्ट मतलब अपना पढ़ा हुआ है, एडिशनल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि आपके पास 40% शेयर्स है एल लिमिटेड के, आपने इसे खरीदा था 45 करोड़ में, ये आपकी सब्सिडी हो गई एक तरह से मैं देखूं तो, बराबर। तो आपने एल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट्स किए थे 45 करोड़ के, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और हुआ क्या कि कैरिंग अमाउंट था इसका 70 करोड़ 31 मार्च 2001 में। अब होता क्या है, सब्सिडी पे आप इक्विटी मेथड लगाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इक्विटी मेथड लगाऊं तो 25 से आप प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए से आप प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए इस कहानी को। एसोसिएट जब प्रॉफिट कमाता है एसोसिएट, तो उसमें से हमारा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो हम लोग हमारे इसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको ये प्रॉफिट दे दिया या आपने इसे कैश में कमा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इसका सिर्फ हमारा जो प्रॉफिट शेयर है वो हम हमारे इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, हमको आइडिया नहीं है, उसका 40% हमने हमारे इसमें बुक कर दिया। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा। ये 25 करोड़ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा चलो अब तुम टैक्स भरो, नहीं बोलेगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, जब ये पैसा तुमको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा तब टैक्स भर देना, जब ये पैसा डिविडेंड के तौर पे मिलेगा तब टैक्स भर देना। यहां तक समझ गए? यानी ये 25 करोड़ पे आज टैक्स नहीं लगा है, फ्यूचर में जरूर लगेगा। जब ये पैसा डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, आपको टैक्स का रेट दिया हुआ है, आई थिंक 20% का रेट कहीं तो भी दिया हुआ था। हम्म, 20%। तो इसके ऊपर मुझे पता है मुझे 25 पे 20% टैक्स फ्यूचर में भरना है, तो मैं क्या करूंगा 5 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना दूंगा। जब आपको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी मेथड का एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, आप अकाउंटिंग करते समय डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करते हैं, जो भी पैसा मिला होगा। अभी तक के मिला नहीं है इसीलिए अमाउंट इन्फ्लेटेड दिख रहा है। ऐसा क्यों? देखो, जब मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर बोलता है कैश बैंक डेबिट टू डिविडेंड इनकम दिखा देता है, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, लेट्स से 10 करोड़ रुपए। और हमारा जो एसोसिएट है वो क्या लिखता है, वो लिखता है पीएल डेबिट, ऑब्वियसली बात है पीएल से ही दे रहा है, या अदर इक्विटी को डेबिट कर दीजिए आप, टू कैश बैंक, यही 10 करोड़ रुपए जो इसने इसको दिया है सेपरेट में। अच्छा, ये दिया कहां से गया है, ये प्रॉफिट में से दिया गया है। प्रॉफिट को तो हमने ऑलरेडी अकाउंट कर दिया। जब आपने 25 करोड़ का प्रॉफिट अकाउंट किया तो आपने क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कंसो में इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल। मतलब आपको नहीं लगता कि आप ये डिविडेंड की ऑलरेडी अकाउंटिंग कर चुके हैं? ये जब प्रॉफिट आपने अकाउंट किया, ये प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया गया है, तो अब ये प्रॉफिट भी अकाउंटेड है और डिविडेंड मिला ये भी अकाउंट कर देंगे, तो एक ही इनकम 2 बार अकाउंट करने आगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना यार, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, ये सब जाने दीजिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इस डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करते हुए दिखाते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करते हुए दिखाते हैं? क्योंकि हमने इस प्रॉफिट की अकाउंटिंग ऑलरेडी हमारे पीएल में कर ली है, तो वापस पीएल में तो नहीं लिखेंगे। हम ये बोल रहे थे कि हमें सब्सिडी से 70 करोड़ रुपए लेना है, प्रॉफिट का हमारा हिस्सा, और हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट के हिस्से में से डिविडेंड का पैसा तो वापस आ गया, वो पैसा तो सब्सिडी देगी नहीं आपको, वो तो मिल गया ना डिविडेंड के तौर पे, इसीलिए यहां पे रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये लॉजिक है। अब 45 का 70 हो गया, रिड्यूस कभी हुआ ही नहीं, मतलब डिविडेंड शायद इतने अमाउंट का, ये 25 करोड़ के प्रॉफिट हिस्से का अभी तक के डिविडेंड मिला नहीं है, इसीलिए उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखना चाहिए। समझ गए? चलो, और नेक्स्ट ईयर यही अमाउंट 75 हो गया, नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट 75 हो गया, यानी और 5 से बढ़ गया होगा, 5 का 20%, 1 करोड़ से डीटीएल और बढ़ जाएगा। ये लॉजिक है, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इस कंसेप्ट के बारे में बात की है। टेम्परेरी डिफरेंस 30 करोड़ का है, 20%, 6 करोड़ रुपए का डीटीएल, मैंने आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया यही कहानी, ठीक है।
अगला वाला नहीं कर रहा, अगला वाला रिपीट है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सिक्सटी वन पे जाते हैं, ये वाला। के लिमिटेड कंसोल स्टेटमेंट बना रहा है। ड्यूरिंग द ईयर आपने फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की। 1 अप्रैल 2001 आपने परचेज किया इक्विटी 2 लाख की, और इस इन्वेस्टमेंट को FVOCI डेजिग्नेट कर दिया, FVOCI। 31 मार्च इसका फेयर वैल्यू 2,40,000 था। यानी मेरे बुक्स में हुआ क्या, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 2 लाख के, आपने OCI में 40,000 रुपये डाल दिए, तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 2,40,000 हो गया क्लोजिंग। ये हो गया कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस तो इसका 2 लाख ही रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से तो जब तक बेचोगे नहीं तब तक के वैसे ही टैक्सेबल नहीं होगा। वही लिखा है, गेन्स और लॉसेज आर नॉट टैक्सेबल अनलेस सोल्ड। तो इसके कारण 40,000 का टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, जिस पे डिपार्टमेंट आज टैक्स नहीं ले रहा मुझसे, मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं। डिपार्टमेंट आज टैक्स नहीं ले रहा, डिपार्टमेंट बोल रहा है फ्यूचर में टैक्स लूंगा, 25% का टैक्स रेट ले लूं, तो 40,000 पे 25% हो गया 10,000 रुपये डिफर टैक्स लाइबिलिटी। समझ गए? चलो। 1 अगस्त के सोल्ड गुड्स टू ए होली ओन सब्सी। आप सब्सी को गुड्स बेच रहे हैं 80,000 के, इसका कॉस्ट है 64,000। 40% ऑफ द गुड्स व ऑफ दीज सोल्ड 40%। तो देखिए 80 और 64, आपने इसे गुड्स बेचा, कॉस्ट है 64,000, सोल्ड है 80,000, 16,000 का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट पे आपने टैक्स भर दिया, होल्डिंग ने टैक्स भर दिया। सेपरेट एंटिटी है दोनों, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। इसमें से मैं रीसोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक 2 टुकड़े कर देता हूं। 80,000 का 40% आपने बेच दिया 32,000, और 48,000 का क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स पड़ा है। जब आप कंसो करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार हमने खुद से प्रॉफिट कमाया, हम दिखा नहीं सकते, बराबर। तो 64,000 का 40% हो गया 25,600, ये गुड्स आप बेच चुके हैं, और 64,000 में से 60% आपके पास पड़ा है 38,400। अब आपने पहले इन दोनों का प्रॉफिट एलिमिनेट किया, 25,600 और 32,000 का प्रॉफिट 6,400 आपने एलिमिनेट किया। तो आपने बोला नहीं, ये जो गुड्स है ना इनकी कॉस्ट 25,600 थी। नाउ लेट्स अज्यूम ये गुड्स आपने 50,000 में बेचे होंगे, 32,000 के गुड्स 50,000 में बिके होंगे, लेट्स अज्यूम। तो सब्सी ने 18,000 का प्रॉफिट दिखाया होगा, सब्सी ने 18,000 का प्रॉफिट दिखाया होगा, 32 और 50 का डिफरेंस। आप जब इस कॉस्ट को रिड्यूस करके 25,600 ला रहे हैं, तो ये प्रॉफिट 6,400 से बढ़ गया। तो एक तरफ आप प्रॉफिट 6,400 से कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉफिट 6,400 से बढ़ रहा है, क्योंकि वो गुड्स बिक चुके हैं। तो इट डजंट मेक सेंस, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों हटा रहे हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आप बोल रहे हो नहीं एच का प्रॉफिट 6,400 से कम कर दो, कम कर दो, एस का प्रॉफिट 6,400 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एस तो गुड्स बेच चुका है। समझ रहे हैं ना आप। आपने बोल रहे हो कि भैया एच तेरे पास कॉस्ट 25,600 के गुड्स है जो तूने 32,000 में सेल किए, और एस को बोल रहे हैं भैया एस तूने 32,000 के गुड्स है जिसको तूने सेल किया है 50,000 में, तो तूने प्रॉफिट दिखाया 18,000 का। मैं बोल रहा हूं भैया ये प्रॉफिट ही हटा, तो कंसो में मैं बोल रहा हूं 25,600 के गुड्स खरीदा, 50,000 में बेचा, अरे आपका यही वाला प्रॉफिट उत्ते से बढ़ गया ना 6,400 से, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। मेहनत को हटाओ। पर जो गुड्स नहीं बिके अभी तक, वहां तो अनरियलाइज प्रॉफिट हटना चाहिए, यहां पे तो अनरियलाइज प्रॉफिट हटना चाहिए। तो 48,000 और 38,400 का जो डिफरेंस है आपका 9,600, ये वाला प्रॉफिट हटना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो टैक्स ले चुकी होल्डिंग से 9,600 पे। कंसो में गुड्स अब दिखेंगे 38,400 के, कंसो में नेक्स्ट ईयर यही गुड्स दिखेंगे 38,400 के। लेट से आपने सेल किया 50,000 में, तो आप बोलोगे कि हमको प्रॉफिट हो गया 11,600, बराबर बोल रहा हूं 11,600, पर डिपार्टमेंट तो आपसे 2,000 पे टैक्स लेगा ना, क्योंकि 9,600 पे टैक्स भर दिया जा चुका है, होल्डिंग ने भर दिया था जब पहली बार जब होल्डिंग ने सब्सी को बेचा था। तो 9,600 पे फ्यूचर में टैक्स नहीं लगेगा, पता है, बराबर है ना। डेफर्ड टैक्स असेट।
25% से डेफर्ड टैक्स एसेट 9,600 पे 25%। ठीक, ये कंसेप्ट समझाया गया। अगला देखिए, 31 अक्टूबर के को रिसीव हुए 2 लाख रुपए कस्टमर से। दिस पेमेंट वॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय के लिमिटेड फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 जुलाई 2002। 1 नवंबर से 31 जुलाई के बीच में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए था। के रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने 1,20,000 रुपए का रेवेन्यू दिखा दिया, और जो रिमाइंडर है यानी 80,000 वो आप 31 मार्च 2003 में दिखा देंगे। जिस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में आप ऑपरेट करते हैं 2 लाख रुपीज रिसीव्ड इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। पहले ही साल में टैक्सेबल प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, तो 80,000 पे फ्यूचर में टैक्स नहीं भरना है, डीटीए सी पे 25%, 80,000 पे 25% डीटीए। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर पेज 65 पे आ जाते हैं। 3, 50% शेयर ऑफ PQR 1 जनवरी 2001 1000 करोड़। ठीक है, 31 मार्च 2005 तक PQR ने 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, जो आपका शेयर है, आपका शेयर 50 करोड़। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी मैंने एसोसिएट का बताया आपको, जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक टैक्स नहीं लगेगा। जिस टैक्स लेजिस्लेशन में है उसके ऊपर डिविडेंड पे 15% टैक्स रहेगा, यानी 50 करोड़ पे फ्यूचर में आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा जब ये डिविडेंड के तौर पे बटेगा। 7.5 का टैक्स फ्यूचर में आ सकता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फ्यूचर में भरना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? अगला आता है 9, एंटिटी फाइनलाइज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, 31 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टैक्स रेट अमेंड होगा 40% से 45% 30 जून 2002 से। ठीक है, अभी तक के ये अप्रूव नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी है, हो ही जाएगा। टैक्स रेट 40% है, एंटिटी के पास फॉलोइंग डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। नेट अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में नेट 20,000 का डीटीए दिख रहा होगा। ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस 28,000 टेम्परेरी डिफरेंस है जो कि OCI में रिकॉग्नाइज हुआ है एंड अक्यूमुलेटेड इन इक्विटी एज रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, OCI से लाया हुआ बैलेंस है, यानी कि ये 80,000 में से 28,000 OCI से लाया हुआ DTA है और 52,000 PL से लाया हुआ DTL होगा। ठीक है, एंटिटी रिव्यूड द कैरिंग अमाउंट एज पर पैरा 56। प्रोबेबल है कि सफिशिएंट फ्यूचर प्रॉफिट्स अवेलेबल रहेंगे। तो करना क्या है यहाँ पे, मतलब क्या हम लोगों को इस टैक्स रेट को 45% पे ला देना है क्या? हमारा सवाल ये है। समझ गए आप? चलिए देखिए, अगर मैं 80,000 के DTA की बात कर रहा हूँ, 80,000 का DTA, तो ये कितने डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे बना होगा? डिवाइड बाय 40% कर दीजिए, 2 लाख, क्योंकि 40% का टैक्स रेट है, तो 2 लाख पे 40% 80,000 का DTA बना दिया होगा आपने। और वैसे ही DTL आपने 1.5 लाख रुपए के ऊपर बनाया होगा। समझ गए? चलो, इसमें से OCI से रिलेटेड है 28,000 यानी 70,000 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस रहा होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, टैक्स रेट 31 मार्च के बाद चेंज हो रहा है। टैक्स रेट आप देखेंगे तो 31 मार्च के बाद चेंज हो रहा है, पर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, आपको पता ही इनैक्ट हो जाएगा अप्रूवल डेट के पहले। मतलब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है और वो गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स रेट चेंज कर रही है तो वो तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में अप्रूव हुआ नहीं था, ये लाइन मिसिंग थी कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी वाली है, यानी वहां पे अश्योरिटी नहीं थी। देखो, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या बोलता है, 31 मार्च का टैक्स रेट चेंज कर रहे हैं, अगर ये कंफर्म भी हो जाए, यानी फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप ये टैक्स रेट का इंपैक्ट ले लीजिए। पर जब तक नहीं होता तब तक आपने लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो कंफर्म ही है कि हो जाएगा, गवर्नमेंट मेजॉरिटी है तो मालूम है कि हो ही जाएगा, कंफर्म ही है वो, तो यहाँ पे आपने उसका इंपैक्ट ले लेना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको 45% पे लेने जाऊँ तो क्या होगा, अब आप ये समझिए। इन्होंने जितना कैलकुलेशन किया है ना, मैं इतना कैलकुलेशन आपको बोलूँगा ही नहीं। अपने पास 3 टुकड़े हैं, 52,000, ये 40% से है तो 45% से कितना हो जाना चाहिए, 58,500। तो ये आपने 6,500 से बढ़ा दिया, PL से रूट करके इसे DTA बनाएंगे, DTA टू PL। समझ गए? 28,000, ये 40 पे है तो 45 पे कितना होगा, एक्सक्यूज मी,
31,500, यानी आपने इसे 3,500 से बढ़ा दिया, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट करेंगे, ठीक है, OCI से रूट होगा ये। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी 60,000 की, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 45, 67,500, तो 7,500 का PL से रूट करना पड़ेगा, PL से, समझ गए? तो ओवरऑल इतना इम्पैक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। ये आपका पूरा का पूरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। चलिए, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो नए क्वेश्चंस है वो देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो ये इनके पेज नंबर्स, ये क्वेश्चंस हमको देखना है। पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9, 1 April 2001 acquired a machine on following terms। तो आपको लिस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, इंडिया 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी होगी, मशीन की वैल्यू निकालनी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं, डिलीवरी फीस ऐड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब तक कि मशीन रेडी टू यूज़ नहीं होती तब तक के सारे कॉस्ट ऐड होते हैं, बराबर, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग यहाँ तक के ऐड हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं होता। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10%, तो 8 लाख रुपए हटा देना चाहिए। सेटलमेंट डिस्काउंट अलग होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट इज नथिंग टू डू विद मशीन, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट डिडक्ट होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो सेटलमेंट डिस्काउंट यानी अपन जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं, या फिर अपन सेटल कर रहे हैं लायबिलिटी को उस बात पे, ठीक है। 20 अप्रैल को पेमेंट किया, ये देखिए व्हाट इज द कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो चलिए हमने जो भी पढ़ा सारे के सारे कॉस्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, सेटलमेंट डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा। चलिए इतना ध्यान में रखिए। अगला देखिए, टर्म ऑफ ऑपरेटिंग लीज अलाउज अ टेनेंट XYZ टू टेलर द प्रॉपर्टी टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। तो एक लेसी है, उसने प्रॉपर्टी ली, वो उसे टेलर आउट कर सकता है, और उसने क्या किया, एक एडिशनल इंटरनल वॉल बना दी, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि टेनेंट को रिटर्न करना पड़ेगा प्रॉपर्टी एट ओरिजिनल स्टेट, यानी ये वॉल नहीं रहना चाहिए जब आप रिटर्न कर रहे हो। तो इंटरनल वॉल पे खर्चा हुआ 25 लाख, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू टू डिसमेंटल है 10 लाख। तो क्या करना चाहिए, जो लेसी है उसने खर्चा किया है, लेसी ने, तो 25 लाख रुपए का तो वो एसेट दिखाएगा, राइट टू यूज एसेट तो दिखा ही रहा है बिल्डिंग, उसके अलावा उसमें 25 लाख ऐड कर देगा क्योंकि उस वॉल पे उसका कंट्रोल है, और उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा और डीकमिशनिंग लायबिलिटी होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो 35 लाख रुपीज आप ऐड कर देंगे, 10 साल में डिप्रिशिएट कर देंगे, 10 लाख की डीकमिशनिंग लायबिलिटी ओवर द पीरियड इंक्रीज होती रहेगी, समझ गए। चलिए आइए, कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 73। एच लिमिटेड परचेज्ड अ पीपी, 100 मिलियन में आपने खरीदा है, 10 साल की लाइफ है। डीकमिशनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है आप पे 5 मिलियन का, ये 10 साल बाद लगेगा, ठीक है। अब करंट मार्केट रेट है 8%, तो आप क्या करेंगे, 8% से डीकमिशनिंग लायबिलिटी को डिस्काउंट करके एसेट की वैल्यू में आज ऐड कर देंगे आप, बराबर है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं। डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी, तो पहले अपन ना डिवाइड कर देते हैं, 1.08 का पीवी फैक्टर निकालते हैं 10th ईयर, पीवी फैक्टर एन्यूटी नहीं, 0.4632 आ रहा है, 0.4632, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.316 आ रहा है, 2.316 10 में ऐड करके दिखा देंगे, तो 102.32, ठीक है। 10 मिलियन था तो 100 लाख्स। इस पे हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन रहेगा, समझ गए, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड डिवाइडेड बाय 10 है। डीकमिशनिंग लायबिलिटी का ओपनिंग 2.32 था, 8% से डिस्काउंट किया था। हर साल क्या होता है इस पे, हर साल हम इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। 8%, 2.32 पे अगर आप 8% लेंगे तो बराबर 0.19 आ रहा है, पे कर नहीं रहे। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 2.5, उस पर वापस 8%, 0.2, तो ऐसे अकाउंटिंग होती रहेगी, ठीक है। ये पहला वाला हुआ, पूरे 10 साल यही रहेगा। अब अगला वाला ध्यान दीजिए, एट द एंड ऑफ ईयर 4, यानी ये पॉइंट पे हम इसके एंड में, यानी कि पीपी इतने पे दिख रहा है,
कैरिंग अमाउंट, और लाइबिलिटी 3.15 पे दिख रही है। इस पॉइंट पे आप बोल रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम डीकमिशनिंग एंड रिस्टोरेशन 8 मिलियन होगा, ना कि 5 मिलियन। 8 मिलियन। अब क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे डीकमिशनिंग लाइबिलिटी को। अब हम पीवी फैक्टर वापस निकालेंगे 8% से। 4 साल हो गए, 6 साल, 6 साल देखिए, तो ये आ रहा है 5.04। वो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जो आपके बुक्स में 3.15 दिख रही है, ये रिवाइज हो गई, और अब बोल रहे हो कि नहीं खर्चा तो 8 का लगेगा, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 5.04 है। तो 5.04 को अगर मैं कंपेयर करूं 3.15 से, तो लाइबिलिटी 1.89 से बढ़ गई। समझ गए? आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, 1.89 को आप पीपीई की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, 61.39 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1.89 का इंक्रीज पीपीई की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और अब रिमेनिंग वैल्यू जो है, रिमेनिंग लाइफ, यानी मैं 61.39 में ये 1.89 अगर ऐड कर दूं तो 63.28, ये 63.28 को रिमेनिंग 6 साल की लाइफ में डिप्रिशिएट कर देंगे, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 10.55 ऐसे हर साल का डिप्रिसिएशन होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 7। ए लिमिटेड परचेज पीपी 1 April 2001, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज पर इंड AS, फॉलोइंग इज गिवन। तो आपको बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्सचर की ओरिजिनल कॉस्ट और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है। यानी मैं बोल सकता हूं कि बिल्डिंग को आप हर साल 10 लाख से डिप्रिशिएट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख, और 1 लाख नहीं, 1 मिलियन, ये भी 10 लाख ही है, और ये 35 लाख डिवाइडेड बाय 7, 5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन हर साल फर्नीचर एंड फिक्सचर पे देंगे। बराबर, सिंपल कहानी है। स्ट्रेट लाइन मेथड, 1 April 2004, यानी कितने हो गए, 3 साल हो गए। 1 अप्रैल 2001 को लिया था, 2002, 2003, 2004, 3 साल हो चुके हैं। तो 2004 पढ़ के 4 साल मत बोल देना, 3 साल हुए। 3 साल बाद आपने रिव्यू किया लाइफ को, बिल्डिंग की रिव्यूड लाइफ है 10 साल, बराबर है 10 साल। तो अपने पास बिल्डिंग 15 मिलियन की दिख रही थी, 3 साल में 3 मिलियन डिप्रिशिएट हो गया, 12 मिलियन दिख रहा है। 12 मिलियन 10 साल की लाइफ, यानी हर साल आप 1.2 का डिप्रिसिएशन देंगे। रिवाइज कर दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो कि दिख रही थी 10 मिलियन की, इसको भी 3 मिलियन डिप्रिशिएट कर दिया। 7 साल की रिमेनिंग लाइफ है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3.5 मिलियन, इसको 0.5 करके 1.5 से हम डिप्रिशिएट कर चुके हैं, 2 बचा है। अब आपने रिवाइज कर दिया लाइफ 5 साल, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4 का डिप्रिसिएशन रहेगा अब हर साल। समझ गए? बस इतना करना था। देखिए 7th वाला, दस 10 5 12 10 4, अभी हमने जो निकाला, खत्म कहानी, सिंपल था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। Mr. X is a financial controller of ABC, a listed entity that prepares consolidated statements as per Ind AS. Ind AS के हिसाब से आपने पूरा कंसोल स्टेटमेंट बनाया है। Recently produced the final draft statement 31 March 18, और MD के पास अप्रूवल के लिए गया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये बेसिकली डिप IFRS पेपर से है। अगर आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हैं तो उसमें तो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। इसमें इन्होंने बोला कि क्या हो गया कि आप प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जो ओनर ऑक्यूपाइड है वो फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हैं। चेंज इन फेयर वैल्यू कभी पीएल में जाती है, कभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा। डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है पीपी पे एट हायर देन ओनर ऑक्यूपाइड रेट। अनदर नोट स्टेट्स प्रॉपर्टी जो रेंट आउट किया गया है वो फेयर वैल्यू पे नहीं दिखेगी, वो कॉस्ट पे दिखेगी। तो हम कंसिस्टेंट व्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पहली बात, प्लांट एंड मशीन और प्रॉपर्टी दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स है, दोनों पे अलग अलग मॉडल फॉलो हो सकता है। इस पे आप कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं, इस पे फेयर वैल्यू मॉडल चलेगा। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में कवर होती है। ये 40 गवर्न करता है, ये 16 गवर्न करता है। 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल अलाउड है,
तो मैं दोनों में अगर मैं प्रॉपर्टी अंडर इंड AS 16 पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाता हूं तो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो है इसमें अगर आप रिवैल्यूएशन अपवर्ड कर रहे हैं तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, डाउनवर्ड कर रहे हैं तो पीएल में जाएगा। अगर पहले डाउनवर्ड किया था डिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रहा है तो टू द एक्सटेंट पहले पीएल में गया था उतना पीएल में ही रिवर्स होता है। बराबर है, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने नोट्स में देखी है, बस यही पूरा का पूरा आंसर में बताना है, खत्म कहानी। तो ये है पूरा का पूरा आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के एडिशनल क्वेश्चंस। चलिए आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पे। ठीक है, पेज नंबर्स है ये पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 13। मिस्टर राजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक, कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सैलरी 30 लाख है, वर्किंग 300 डेज अ ईयर, यानी पर डे सैलरी अगर मैं बोलूँ 30 लाख रुपीस 300 डेज अ ईयर, 10,000 अ डे हो जाती है आपकी सैलरी। बराबर, लीव्स अलाउड है 10, आपने यूटिलाइज 80 की। ठीक है, अनयूटिलाइज आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट, तो जो 2 दिन है उसका पैसा मिल जाता है। बराबर, तो क्या करना चाहिए, इस साल लीव अवेल नहीं की उन्होंने 2 दिन की, आपको पता है आपको पैसे देना है, तो आपने 20,000 रुपये का प्रोविजन कर देना चाहिए, खत्म कहानी। तो इस बार का एक्सपेंस 30,20,000 दिखेगा सैलरी का, रादर देन जस्ट 30 लाख रुपीस। ठीक है, चलो अगला देखिए। मिस्टर निरंजन वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, अब आपको उनकी सैलरी दी है 2 साल की, वर्किंग डेज दिए हैं रफली वही 10,000 रुपीज़ अ डे आता है, 10 डेज़ की लीव अलाउड है और उन्होंने लिया है सिर्फ 7 दिन, तो 3 दिन कैरी फॉरवर्ड हुई जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि वो ले लेंगे और उन्होंने लिया भी है। पास्ट एक्सपीरियंस से आपको पता भी चल रहा है कि अनयूटिलाइज लीव वो नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। कहानी क्या बोलती है यहाँ पे, पिछले वाले में था आप लीव मत लीजिए हम पैसे दे देंगे, यहाँ पे है कि आप लीव मत ले लीजिए हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड में भी प्रोविजन होता है जैसे हम लोग पेमेंट में करते हैं, सेम कहानी है, यहाँ भी 30,000 का प्रोविजन होना चाहिए। हाउएवर प्रोविजन तभी होता है जब ये एक्सपेक्टेड है कि सामने वाला ये लीव अवेल करेगा, अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो इसका प्रोविजन नहीं होगा। यानी कब करना है, जब आपको दिख रहा है कि वो 3 दिन अगले साल लेगा, दिख रहा है मतलब अपने को कोई अश्योरिटी, मतलब अपने को ऐसा दिखे नेक्स्ट ईयर का, अपने को क्या पता ना नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ये लाइन इसलिए दी रहती है। अगर यहाँ लेता पास्ट एक्सपीरियंस हमको लग रहा है वो नहीं लेगा तो हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अच्छा, लॉ तो बोलता है, लॉ तो अलाउ करता है कि वो ले सकता हूँ, कंपनी की पॉलिसी है, पास्ट एक्सपीरियंस से दिख रहा है वो नहीं लेगा, हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं, ये डिफरेंस है बिटवीन पेमेंट, वहां तो पैसा ही देना है, एंड छुट्टी के बदले छुट्टी, छुट्टी के बदले पैसा, प्रोविजन होगा ही होगा, छुट्टी के बदले छुट्टी, अगर आपको लग रहा है वो लेगा तो प्रोविजन बनाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, अगर उसने ले लिया नेक्स्ट ईयर तो क्या, मतलब अपने को तो लग रहा था नहीं लेगा छुट्टी और ले लिया उसने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट जस्ट अ चेंज इन एस्टिमेट, आप कोई अकाउंटिंग चेंज नहीं करते उसके लिए, अकाउंटिंग विल नॉट चेंज। और अगर वो नहीं भी लेता है, मैंने प्रोविजन बना लिया और उसने नहीं लिया, तो भी द अकाउंटिंग रिमेन्स द सेम। तो हम क्या करेंगे, ये 3 दिन का 30,000 का प्रोविजन बना देंगे। अब इस बार आपको उसको पैसा नहीं देना है, छुट्टी के बदले छुट्टी देना है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वो 300 डेज काम नहीं करेगा, वो 297 डेज काम करेगा, 3 दिन कम काम करेगा, पर आप पैसे उतने ही दोगे, पैसे उतने ही दोगे, पैसे नहीं काटोगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हम लोग इस साल जैसे ये 30 लाख रुपए हो रहे हैं, ये भी 30 लाख रुपए हो रहे हैं, इस साल 30,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन कर लो, नेक्स्ट ईयर 30,000 का कम प्रोविजन कर लेना। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अगर ये पेड होता तो भी कहानी यही होती, छुट्टी के बदले पैसा, आप 30,000 से प्रोविजन बढ़ा देते, और नेक्स्ट ईयर अगर वो 3 दिन की ज़्यादा छुट्टी ले लेता है तो पगार काटोगे ना, काटोगे, बस वही लॉजिक है, कुछ अलग नहीं है। छुट्टी के बदले छुट्टी में वो अगले साल छुट्टी लेगा पर आप उसकी पगार नहीं काटोगे, तो अगले साल कम सैलरी बुक होगी, इस साल ज़्यादा सैलरी बुक होगी, बस ये फ़र्क होता है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जाने दीजिए, यहाँ देखिए। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो नेक्स्ट ईयर छुट्टी ले नहीं ले, हम अकाउंटिंग ऐसी ही करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखिए। अज्यूम सेम बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, निरंजन विल अवेल अनयूटिलाइज लीव ऑफ 2 डेज ओनली। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सिर्फ 2 दिन लेगा, पूरे के पूरे 3 दिन नहीं लेगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 दिन का प्रोविजन बनाएंगे। 2 दिन का होता है आपका 20,000 रुपये, तो 20,000 का प्रोविजन बनेगा, नेक्स्ट ईयर 20,000 रुपये कम बुक होंगे। ठीक है, अब वो पूरे ले ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन्स द सेम। चलिए 17 पे आते हैं। हाँ,
एंटिटी हैज 100 एम्प्लॉइज, 10 वर्किंग डेज ऑफ सिक लीव, अनयूटिलाइज सिक लीव कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, ठीक है। सिक लीव टेकन आउट ऑफ करंट ईयर एंड देन आउट ऑफ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बोलने का मतलब ये है कि मुझे इस साल 10 दिन की छुट्टी मिली, मैंने सिर्फ 5 दिन ली, तो 5 दिन कैरी फॉरवर्ड होगी। नेक्स्ट ईयर फिर 10 दिन की सिक लीव तो मिलेगी ना, और ये 5 दिन कैरी फॉरवर्ड भी मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अगर मैं 11 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ तो पहले 10 दिन मेरे करंट ईयर के सिक लीव में से माइनस होगा लीफो, और फिर नेक्स्ट ईयर में से होगा, और आप सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब 31 मार्च 2001 अनयूज्ड है 2 डेज, और पास्ट एक्सपीरियंस है कि 20% ऑफ द एम्प्लॉइज विल यूज 1 डे ऑफ लीव, तो 20% से इसमें से 1 डे की लीव यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सैलरी है 2500 पर डे, अगर वेस्टेड है तो क्या करेंगे और अनवेस्टेड है तो क्या करेंगे। वेस्टेड मतलब छुट्टी के बदले पैसा, तो छुट्टी के बदले पैसा देना, तो वहाँ पे तो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड की कोई कहानी नहीं है, पैसा तो देना ही है, पैसा देना ही है। तो पूरे के पूरे 100 एम्प्लॉइज़ का 2 डेज का हम लोग प्रोविजन बना लेंगे पूरा, क्योंकि पैसा देना ना, पैसा कौन छोड़ता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वहाँ। अनवेस्टेड होता है, नॉन वेस्टेड होता है, छुट्टी के बदले छुट्टी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 20% एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है कि एक दिन का कैरी फॉरवर्ड वो लोग लेंगे, बाकी लोग यूज ही नहीं करेंगे, बाकी लोग यूज ही नहीं करेंगे, तो अपन से वो 20% एम्प्लॉइज का प्रोविजन बनाएंगे, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। एसर लिमिटेड के पास 350 एम्प्लॉइज है, ये ध्यान रखना, सेम एज ईयर को। एवरेज स्टाफ एट्रिशन यानी टर्नओवर है 6% पर एनम, यानी 6% एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर भी छोड़ के गए होंगे, तो क्या हुआ होगा, लास्ट ईयर अपने पास 350 एम्प्लॉइज रहे होंगे, छोड़ के गए होंगे ये 350 के 6% 21, तो रह गए 329। पर अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो अपने पास क्या है, 350 एम्प्लॉइज है, मतलब जितने छोड़ के जाते हैं उतने न्यू जॉइनीज भी आ जाते होंगे। लॉजिक समझ रहे हैं। तो ये ट्रेंड तो इस साल भी होगा, सेम एज ईयर एगो। वर्ड छोटा सा है पर उसका मीनिंग देखो कितना बड़ा है, जितने पिछले साल थे उतने ही है। मतलब लास्ट ईयर भी 6% छोड़ के गए होंगे, पर हमने नए ज्वाइन करवा लिए होंगे, तो इस साल भी यही होगा। ट्रेंड विल कंटिन्यू, सेम एज ईयर एगो का ये मतलब है। अब पेड वेकेशन आप देते हैं 10 डेज रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, कभी भी हायर करें 10 दिन का आपको पेड लीव मिलता है। 100% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी एंड अनयूज्ड वेकेशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑन 31 मार्च अनयूज्ड वेकेशन है 3 डेज पर एम्प्लॉय, 31 मार्च 2001 अनयूज्ड है 3 डेज पर एम्प्लॉय, और एवरेज सैलरी है 15,000 पर डे, 15,000 पर डे। अक्रूड एक्सपेंस फॉर द ईयर 2001 है 65 लाख। अब तक का हमने जो टोटल प्रोविजन बना के रखा है अक्रूड एक्सपेंस इसी चीज़ से रिलेटेड, छुट्टी के बदले पैसा या बोल दो छुट्टी के बदले छुट्टी, वो 65 लाख का हम बना चुके हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर 1-2 लास्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड तो आ ही रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1-2 एम्प्लॉइज ने 9 दिन की छुट्टी ली, 10 दिन अलाउड है, 10 में से 9 दिन ले ली, ठीक है। तो देखो अपने पास 329 पुराने एम्प्लॉइज और 21 इस साल नए एम्प्लॉइज आए होंगे, पुराने उसमें से 21 छोड़ के चले गए होंगे। इनको 1 दिन की छुट्टी मिल रही है और इनको भी 1 दिन की छुट्टी मिल रही है इस साल की, बराबर। यानी 10 दिन की छुट्टी मिलती है, 10 में से 9 तो यूटिलाइज कर ली, तो 1 दिन कैरी फॉरवर्ड, 1 दिन कैरी फॉरवर्ड, बराबर। सैलरी फॉर द ईयर 1-2 वॉज 10%, सैलरी इंक्रीज, इस साल आपकी सैलरी 10% से बढ़ गई, तो आपकी जो सैलरी वहाँ 15,000 पर डे दी है वो 16,500 हो जाएगी, 16,500, समझ गए। अब इनका कहना है कि 2001 का अनयूज्ड वेकेशन का अक्रूड एक्सपेंस, अनयूज्ड वेकेशन का अक्रूड एक्सपेंस टोटल 65 लाख रुपीस दिख रहा है, ठीक है। और वेकेशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं 3 डेज पर एम्प्लॉय, ठीक है। अनयूज्ड वेकेशन कैरीड फॉरवर्ड वॉज 3 डेज पर एम्प्लॉय, तो लास्ट ईयर का 3 डेज पर एम्प्लॉय का आपका अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, बराबर। ये वो एम्प्लॉइज है जिनका 3 डेज का कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, इनका तो नहीं होगा, ये तो नए ज्वाइनीज है ना। वैसे तो पूरे 350 एम्प्लॉइज का कैरी फॉरवर्ड आया होगा, पर उनमें से 21 तो छोड़ के चले गए, तो उनको तो भूल जाओ,
उनको भूल जाओ। तो 329 एम्प्लॉइज का करंट ईयर का 1 दिन का कैरी फॉरवर्ड और 3 दिन उनका पुराना कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा है, सब मिला के इनका 4 दिन का कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा है। तो 329 4 days पर एम्प्लॉई इंटू 16,500। एक्चुअली पुराना वाला तो 15,000 है, इस बार की सैलरी 16,500 है। ठीक है, तो देखो 4 days हो गए आपके, 4 days फॉर 329 एम्प्लॉयज। सो आप देखिए 329 एम्प्लॉयज इंटू 4 days 1316 मैन डेज, समझ गए 1316 मैन डेज। अब जो नए एम्प्लॉयज आए हैं न्यू कमर्स, उनका 1 और 21 एम्प्लॉयज के 21 मैन डेज, बराबर समझ गए। चलिए तो अब समझिए यहां पे होगा 21 इंटू 1 इंटू 16,500, टोटल इतना प्रोविजन हो जाना चाहिए। देखिए 329 इंटू 4 इंटू 16,500 21714, 21 इंटू 1 इंटू 16,500 346,500, दोनों को ऐड करो तो 220,60,500 का टोटल प्रोविजन बनता है। पुराना कैरी फॉरवर्ड 65 लाख रुपीस आ रहा है, ये इनका कहना है। तो 65 लाख रुपीस आपने सेटल कर दिए और इस बार का आपने नया बेनिफिट बुक कर दिया। एक बार वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो इंस्टीट्यूट का आंसर मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। अब ईसर के पास 350 एम्प्लॉइज है, लॉजिक मैंने बताया। एवरेज एट्रिशन है 10 साल का 6%, और एक बेनिफिट है जो सब एम्प्लॉइज को देते हैं, पेड वकेशन। पेड वकेशन है 10 days रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, कभी भी हायर करें इस पूरे साल में आपको 10 दिन की पेड वकेशन मिल जाएगी। कंपेंसेशन फॉर पेड वकेशन है 100% ऑफ द एम्प्लॉई सैलरी, पूरा का पूरा कंपेंसेशन आपको मिलेगा 100% ऑफ द सैलरी। एंड अनयूज्ड वकेशन, एक तो आपने छुट्टी ली, हम आपको पूरी सैलरी देंगे, डोंट वरी, पैसे नहीं काटेंगे। पर अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 1 साल के लिए, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 year, 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 31 मार्च 2001 की कहानी आ रही है कि अनयूज्ड वकेशंस है जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए 3 days पर एम्प्लॉय, 3 days पर एम्प्लॉय। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा मैं चार्ट बना देता हूं। ये हुआ 31 मार्च 2001, 3 अनयूज लीव है, ये 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि 31 मार्च 2002 तक के यूज हो जाना चाहिए, बराबर है। चलो अच्छा, वो पेड वकेशन वाली लाइन का क्या मतलब है, इस साल अगर मैं छुट्टी लेता हूं तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे, 100% सैलरी मिलेगी, और अगर छुट्टी नहीं लेता हूं तो 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 1 साल। ड्यूरिंग 1-2 एम्प्लॉइज टुक 9 days ऑफ वकेशन इन एन एवरेज, एम्प्लॉइज ने 9 दिन का एवरेज में वकेशन लिया, समझ गए। सैलरी का इंक्रीज है 10%। अब ये तो करंट ईयर की बात हो रही है, ड्यूरिंग 1-2, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर 15,000 की सैलरी दी थी और उन्होंने बोला अनयूज वकेशन का जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है 2001 का, वो आ रहा है 65 लाख रुपीस। अब ये 65 लाख कैसे आया होगा, अपन देखते हैं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि 65 लाख कैसे आया होगा। ये 65 लाख को मैं 15,000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 65 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 रुपये होता है कुछ 433.33। पहले तो ये एवरेज आना नहीं चाहिए था ऐसा, ठीक है, अब आया तो आया, आपने को क्या करना है। रफली आपके यहाँ पे 350 एम्प्लॉइज है, बराबर, यानी लास्ट ईयर का 1.23 का एवरेज रहा होगा। अब ठीक है, यानी कुछ एम्प्लॉइज का ज़्यादा कुछ एम्प्लॉइज का कम, ऐसा कुछ तो अनयूज लीव का कैरी फॉरवर्ड आया होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, वो लाइन को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है, एवरेज सैलरी 15,000 एंड अक्रूड एक्सपेंस फॉर अनयूज्ड वकेशंस इन 2001। अक्रूड एक्सपेंस 2001 का जो आपका अक्रूड एक्सपेंस है वो आ रहा है टोटल 65 लाख रुपीस का, यानी पेबल आ रहा है 65 लाख रुपीस पेबल आ रहा है। तो ये शायद आपने पे नहीं किया होगा, आप करंट ईयर में पे कर देंगे। देखा जाए तो पेमेंट तो आप करते ही नहीं है ना, पेमेंट कहाँ करते हैं आप तो सीधा सीधा छुट्टी के बदले छुट्टी देते हैं, बराबर है। तो ये करंट ईयर में सिर्फ रिवर्स हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में छुट्टी के बदले छुट्टी है, छुट्टी के बदले पैसा नहीं है। तो आपने यहां पे जो 65 लाख का कैरी फॉरवर्ड किया है, इस साल में मैंने एक्सपेंस यानी अक्रूड एक्सपेंस को रिवर्स कर देना चाहिए, यानी अक्रूड एक्सपेंस डेबिट 65 लाख टू
ये एक्चुअली दो हेड में आता है, सैलरी डेबिट, सैलरी में थोड़ा सा कम अमाउंट दिखेगा, ठीक है, टू कैश 65 लाख, और ये वाला जो अमाउंट है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अकाउंटिंग होती है नॉर्मली, छुट्टी के बदले छुट्टी की। यानी बेसिकली अक्रूड एक्सपेंस आपका सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ, यहाँ एक्चुअली कैश नहीं रहता, ये आपके सैलरी अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है करंट ईयर में। यहाँ तक समझा? तो वो ठीक है, उस एंट्री को लेके मेरे को कोई एज सच कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। बट द पॉइंट इज 3 दिन कैरी फॉरवर्ड इस साल के हुए ना आपके, इस साल के 3 दिन कैरी फॉरवर्ड हुए, और एम्प्लॉइज कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही साल होता है, और एम्प्लॉइज ने 9 ही दिन की छुट्टियां ली, तो 9 ऑफ द वकेशन ऑन एन एवरेज, मतलब ये जो 3 है ये तो लैप्स हो गए ना, एक ही साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे, बराबर बोल रहा हूँ ना, एक ही साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे, तो ये तो लैप्स हो गए। लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड 3 आया, जो एक ही साल कैरी ओवर हो सकता था, ऊपर दिया हुआ तो था ना, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। तो आपने तो ये एक्सपेंस को ये जो बुक ही नहीं करना चाहिए, मतलब ये 65 लाख में आया होगा ना, मेरा बोलने का मतलब ये, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, जब हम 31 मार्च 2001 पे बैठे थे, हमने बोला अरे यार 3 दिन की छुट्टी बची है एम्प्लॉइज की, तो 3 दिन का कैरी फॉरवर्ड होगा, बराबर है। पर फिर हमने सोचा होगा अरे यार पूरे एम्प्लॉय तो रुकेंगे नहीं, सिर्फ 329 एम्प्लॉइज रुकेंगे, तो 329 एम्प्लॉइज का 3 दिन के हिसाब से अपन ने एक्सपेंस बुक किया होगा, जो भी अपना एक्सपेक्टेशन था कि हाँ जो भी होगा। अब 65 लाख रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा है, तो 65 लाख आपने क्या किया होगा, आपने इसी का प्रोविजन बनाया होगा ना, कोई और प्रोविजन तो हो नहीं सकता, यही चीज का प्रोविजन होगा। हम पेड वकेशन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अक्रूड एक्सपेंस 31 मार्च 2001 को आउटस्टैंडिंग है, तो वही होगा, ये इस साल का जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं वो होगा। बाई चांस ये क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बाई चांस ऐसा था कि 31 मार्च 20x0 का बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, और उनका कहना है कि 31 मार्च 20x1 में 3 दिन की अनयूज लीव है जिसकी अकाउंटिंग ही नहीं हुई है, जिसकी अकाउंटिंग ही नहीं हुई है, और अभी हमको 1-2 का डेटा दे दिया जिसमें 1 दिन का अनयूज लीव बचा है, समझ गए? तो देखो कैरी फॉरवर्ड तो एक ही साल हो सकता है, ये 65 लाख फिर कौन से साल का आया होगा, ये साल का आया होगा, ये साल का आया होगा, तो ये तो इस साल में रिवर्स होना चाहिए, समझ रहे? यानी अक्रूड एक्सपेंस टू सैलरी या कैश, जो भी मैं बोलूं, आपको जो भी लिखना है वो तो मैंने इस साल के लिए लिखना चाहिए। क्वेश्चन की क्लैरिटी में गड़बड़ है ना, इन्होंने बराबर नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप यहां पे जर्नल एंट्री देखेंगे तो जर्नल एंट्री 2001 में दिखाई है उन्होंने, समझ रहे हैं? क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है उस बात को लेके, तो पहला कंसेप्ट तो ये मैंने समझाया आपको। अब उसके बाद में आप देखिए, आप बैठे हैं 1-2 में, आप बैठे हैं 1-2 में, ये 3 दिन का कैरी फॉरवर्ड है, तो आपने ये 3 दिन का प्रोविजन बनाया होगा, समझ रहे हैं? आपने ये 3 दिन का प्रोविजन कौन से बेसिस पे बनाया होगा, तो सैलरी आपको बोली गई है, एवरेज सैलरी 15,000 रुपए पर डे थी, एंड अक्रूड एक्सपेंस अनयूज वकेशन 1-2 का 65 लाख, तो 15,000 कब की सैलरी रही होगी, 31 मार्च 2001 की सैलरी रही होगी, बराबर बोल रहा हूं मैं? तो आपने इस साल के जो 3 दिन का प्रोविजन बनाया होगा वो कैसे बनाया होगा, देखो एम्प्लॉय तो 329 ही रह जाएंगे, पूरे एम्प्लॉय रहेंगे नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 3 डेज मल्टीप्लाइड बाय 15,000, क्योंकि लास्ट ईयर तो सैलरी यही थी ना, तो 14,805,000 का आपने प्रोविजन बनाया होगा लास्ट ईयर सैलरी डेबिट टू अक्रूड एक्सपेंस 14,805,000, ये होना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने ये एंट्री बताई ही नहीं है, इंस्टीट्यूट बोल रही है कि ये पूरा प्रोविजन इस साल होगा। अरे इस साल क्यों होगा, इस साल होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, जो पुराने साल का अनयूज लीव है वो तो नेक्स्ट ईयर वैसे भी यूटिलाइज हो जाएगा। अब मैं जब 1-2 की बात करता हूं तो 1-2 में यही एंट्री रिवर्स हो जाना चाहिए, अक्रूड एक्सपेंस टू सैलरी या टू कैश, जो भी आप बोलना चाहते हैं, 14,805,000। अब इस साल की 1 दिन की अनयूज लीव है, बराबर, ये तो वैसे पूरे 350 एम्प्लॉइज की है, पर उसमें भी अपन 6% टर्नओवर तो सेम एक्सपेक्ट ही करेंगे ना अगले साल, तो इस साल अपन ने फिर 329 एम्प्लॉइज इंटू 1 इंटू 16,500 का प्रोविजन बनाना चाहिए था, समझ रहे हैं? तो इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या मिसिंग है, क्या डिफरेंस है,
क्या हो सकता है? मे बी हमने पिछले क्वेश्चन में लीफो पढ़ा, इस क्वेश्चन में लीफो नहीं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में क्या होता होगा कि मुझे भाई 10 दिन की छुट्टी मिलती है, पुरानी मेरी 3 कैरी फॉरवर्ड आई है 13 दिन, इस साल मैंने 9 दिन की छुट्टी ले ली, तो 4 दिन इस साल के कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मे बी बोलने का मतलब ये हो सकता है, मे बी, समझ रहे हैं? तो ये 4 दिन यानी कि मैंने ये जो 9 दिन यूटिलाइज किए, इसमें पहले 3 दिन मैंने यूटिलाइज किए पुराने साल के आए हुए, और फिर अब करंट ईयर के 4 है जो मैं नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करने की बात कर रहा हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट शायद यहाँ नहीं होगा, मे बी ये इंस्टीट्यूट का आंसर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अजम्पशन में भी इंस्टीट्यूट ने यूज किया होगा। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इस बार 4 दिन के हिसाब से प्रोविजन बनाने लगा दिया आपको, ठीक है? ये लॉजिक बैठता है, ये लॉजिक सही लगता है। अरे पर बॉस आपकी ये वाली एंट्री कहाँ मिसिंग है? ये वाली एंट्री आपकी मिसिंग कहाँ है? ये वाली एंट्री तो आनी चाहिए थी ना, ये क्यों नहीं बताई आपने? मेरा मेन मुद्दा सिर्फ इस एंट्री को लेके जो इन्होंने दिखाई नहीं। लास्ट ईयर जो 3 का आपने प्रोविजन बनाया था वो कहाँ गया? ये 65 लाख तो लास्ट ईयर ही आपका रिवर्स हो गया था, तो 1-2 में जो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया उसकी एंट्री कहाँ गई? वो मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि इंस्टीट्यूट की तरफ से गड़बड़ हुई है, एंट्री मिसिंग है। पर देखिए मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको, मैं आपको अब सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह फ्रेम करके बता देता हूँ। 31 मार्च 2000 65 लाख का प्रोविजन बना हुआ था, सिर्फ 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी ये प्रोविजन इस साल पे हो गया होगा या सैलरी से एडजस्ट हो गया होगा। इस साल आपका 3 दिन का अनयूटिलाइज लीव है, तो ये आप 329 एम्प्लॉइज़ के हिसाब से प्रोविजन बना दोगे, ये सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये प्रोविजन की एंट्री मिसिंग है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए 329 3 डेज 15,000 रुपये जो मिसिंग है। इस साल एक्सपेंस बुक होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर अक्रूड एक्सपेंस टू कैश हो जाना चाहिए। अब इस साल आइए 31 मार्च 20x2, इस साल 1 दिन का अनयूज लीव है, एम्प्लॉइज है आपके पास 350, पर प्रोविजन तो 329 एम्प्लॉइज का ही बनना चाहिए ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो फिर छोड़ के जाएंगे ना कुछ एम्प्लॉय, प्रोबेबली नहीं है कि वो लोग कंटिन्यू करेंगे, 6% एट्रिशन तो रहेगा ही। तो यहां पे भी प्रोविजन बनना चाहिए 329 इंटू 1 इंटू 16,500 का, ठीक है, प्लस 329 एम्प्लॉइज। अब एक्चुअली लॉजिक क्या है, हो क्या रहा है, ये पॉइंट पे 329 ऐसे एम्प्लॉइज है जिनके पास 4 दिन की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होगी, उनके पास पुराने 3 दिन का कैरी फॉरवर्ड पड़ा था, इस बार का 10, ठीक है, 14 दिन, 14 में से 9 दिन, सॉरी 13 दिन, 13 में से 9 दिन उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। और आपके पास 21 एम्प्लॉइज है जो इस साल नए जुड़े हैं, तो उनको तो एक ही दिन का आप कैरी फॉरवर्ड दोगे, ठीक है। यहां इंस्टीट्यूट ने पूरे 350 एम्प्लॉइज का प्रोविजन बना लिया। क्या कर रहे हो, क्यों पूरे 350 का बना रहे हो? नेक्स्ट ईयर हमको पता है 6% कंटिन्यू नहीं करेंगे, पर आपका डाउट ये है कि कौन से 6% कंटिन्यू नहीं करेंगे। अरे तो सिंपल है ना, आप एक काम करो, 329 इंटू 4 डेज प्लस 21 इंटू 1 डे का 94% ले लो ना, मल्टीप्लाइड बाय 16,500, ओवरऑल टोटल का 94% ले लो, क्या दिक्कत क्या है? प्रोविजन ये बनना चाहिए था करंट ईयर में। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे एरर्स है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा थॉट है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे एरर्स है, बट अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता ना, तो हमारा आंसर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। कंसेप्ट मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया कि यहाँ पे क्या हुआ है, बट देर आर मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 21 एसर लिमिटेड एज 350 एम्प्लॉइज, सेम एज ईयर को, काफ़ी क्वेश्चन सेम है। एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट 10 ईयर्स का 6% पर एनम है। एनुअल बोनस लास्ट 10 ईयर्स, पेड बोनस टू ऑल द एम्प्लॉइज हु वर इन सर्विस फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, बोनस वॉज पेड इन जून फॉलोइंग ईयर। अमाउंट ऑफ बोनस इन वन पेड इन जून 2002 है 1,25,000 पर एम्प्लॉय, तो आपने 1,25,000 रुपये पर एम्प्लॉय का बोनस पे किया है, बराबर है। अब इंक्रीज है इस बार 8.5%, तो 1,25,000 में मैं 8.5% ऐड कर देता हूं, तो इस बार की सैलरी होगी 135,625 पर एम्प्लॉय। देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ऑल्दो
देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू इंक्रीज द बोनस बाय सच इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर एम्प्लॉई आपको सर्विस देता है एंटायर फाइनेंशियल ईयर में तो बोनस देना है, नहीं तो बोनस नहीं देना है, बराबर है। अब 6% एम्प्लॉय तो छोड़ के जाते ही हैं, यानी 329 एम्प्लॉयज ही होंगे जिन्होंने साल भर आपको सर्विस दी होगी। तो मैं ये 329 एम्प्लॉयज का ही एक्सपेंस बुक करूंगा, समझ में आ रहा है। 329 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 1,35,625। चलिए, अब कंपनी बोल रहे हैं कि 8.5% देते हैं, भले ही देना ऑब्लिगेशन नहीं है पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, वो लोग दे रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेंस तो उसका बुक करते ही हैं। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड 25। चलिए, कंपनी पेज एम्प्लॉई लमसम वन टाइम बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे आप एक वन टाइम बेनिफिट पे करते हैं एम्प्लॉइज को। द कंप्यूटेड बेस्ड ऑन बेनिफिट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज सैलरी। सैलरी के बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, फाइनल सैलरी जो रहेगी रिटायरमेंट के पहले। कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, 3% का हर साल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी फंड में। तो ये क्या है, बेनिफिट प्लान या ऑब्लिगेशन प्लान, कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। अब कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान वो होता है कि मैंने फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया और मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। अब फंड देखता बैठेगा एम्प्लॉय को क्या पे करना है, और दूसरी तरफ मैं कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ, पैसे भी फंड से मिलेंगे पर रिस्क मेरा है। मैंने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया वो विद इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। सपोज 11 लाख मिले पर पे 12 लाख करना, तो एम्प्लॉय को पे 12 लाख मैं करूंगा, फंड मुझे 11 लाख ही देगा। वो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। यहाँ मुझे फाइनल सैलरी के बेसिस पे देना है, तो ये बेनिफिट प्लान हो गया। ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं हुआ क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क एम्प्लॉयर का है। Moving ahead, in accordance with the applicable legislation, company contribute 12% and employees 12% of the annual salary to the provident fund and pension fund. ठीक है, हर साल आप पेंशन फंड में इतना डालते हैं। रिटायरमेंट पे एम्प्लॉई गेट्स अक्यूमुलेटेड बैलेंस बेस्ड ऑन एम्प्लॉईज ईयर ऑफ सर्विस। जितना एम्प्लॉई ने सालों की सर्विस दी है, हिज सैलरी 15 ईयर बिफोर रिटायरमेंट। पेंशन विल बी पेड बाय स्टेट फंड। जैसे प्रोविडेंट फंड होता है वैसा बोल रहे हैं कि स्टेट फंड पे करेगा और कंपनी का कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपके लिए आपका डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। बहुत अच्छी बात 31। Acer Limited provides lump sum remuneration on retirement to the employees. Remuneration is paid out of funds to which Acer Limited contributes 12% of the annual gross salary. आपकी जो annual salary है उसका 12%। ठीक है, contributions are made twice, 2 बार करते हैं आप, नवंबर में और जून में। ठीक है, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड, इसी फाइनेंशियल ईयर के नवंबर में और फिर जून में। ग्रॉस सैलरी है 50 करोड़, कंट्रीब्यूशन आप कर चुके हैं ऑलरेडी 2.8 करोड़ का, आप बेनिफिट देते हो 12%। तो 50 करोड़ का 12% अगर मैं देखूं तो 6 करोड़ हो गया। 50 करोड़ का 12% 6 करोड़। 6 करोड़ में से 2.8 करोड़ रुपीज आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिए। अब 3.2 का फर्दर कंट्रीब्यूशन बचा है, खत्म। 3.2 का फर्दर एक्सपेंस तो पूरा 6 करोड़ ही होगा। ठीक है, 2.8 पे कर दिया और बाकी का पेबल दिखेगा करंट ईयर में। ठीक है, चलो 32 देखते हैं। दिनकर लिमिटेड आईटी कंपनी अकाउंट्स फॉर ग्रेचुइटी ऑन पेमेंट बेसिस। आप पेमेंट बेसिस पे ग्रेचुइटी की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जो कि गलत है, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए। डिस्क्लोजर दे दिया आपने, हाई लेबर टर्नओवर है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। मैनेजमेंट ओपिनियंस that estimates of uncertainty will confuse the readers by complicating the financial statements। तो इन्होंने रीडर को कंफ्यूज हो जाएगा वो पॉइंट उठा दिया। अभी बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, इट डजंट मेक सेंस। आपको इंडियाज फॉलो तो करना पड़ेगा, इंडियाज का कंप्लायंस करना कंपलसरी है, अदरवाइज ऑल इंडियाज हैव बीन कंप्लाइड विद, वो स्टेटमेंट आप दे नहीं सकते, मैनेजमेंट दे नहीं पाएगा। तो ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो मूविंग एट 37। How will the following information be used in the balance sheet of उद्योग लिमिटेड। आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और डिफाइंड प्लान एसेट दिया। अब हम कभी भी बैलेंस शीट में नेट फिगर दिखाते हैं, बराबर है। 2750 माइनस 2975 दोनों का नेट फिगर है 225। आपने 225 दिखाना चाहिए, समझ गए। अब पहली बार इंस्टीट्यूट ने एसेट सीलिंग डाल दिया। अब एसेट सीलिंग का एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ।
अगर डिटेल में समझना है एसेट सीलिंग तो अपन ने यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है, यूट्यूब पे देख लेना, एसेट सीलिंग का पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। एसेट सीलिंग ये बोलता है कि देखो अब यहाँ पे एसेट ज़्यादा है 225, तो आप बोलोगे यार मेरे को तो 225 रिसीवेबल होंगे, पर एसेट सीलिंग एक लिमिट देता है कि अगर बाई चांस फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि आपके रिसीवेबल्स पेबल से ज़्यादा है, तो हम आपको सरप्लस में एक लिमिट तक पैसा लौटाएंगे, पूरा नहीं लौटाएंगे। वैसे तो और भी कई सारी बातें होती है उसमें, बट एक लिमिट तक पैसा लौटाएंगे, बाकी का पैसा आपको वैसे भी फंड मैनेजमेंट के लिए देना ही पड़ेगा, हो सकता है जैसा भी हो सकता होगा उसमें। तो यहाँ 175 की लिमिट दी है कि 175 के ऊपर तो हम वैसे ही पे नहीं करेंगे। तो जैसे सपोज करो दोनों का डिफरेंस अगर 50 ही होता तो 50 तो रिसीव हो जाते हैं, पर यहाँ 225 है विच इज मोर देन 175, तो 175 के ऊपर वैसे ही नहीं मिलेगा, इसीलिए आप बैलेंस शीट में मैक्सिमम 175 दिखाएंगे, उसके ऊपर नहीं दिखाएंगे। बोलने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, आपने तो बोल दिया कि सर 225 है, बैलेंस शीट में तो 225 दिखना चाहिए पर 175 दिख रहा है, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? डिफरेंस आप OCI में एडजस्ट कर दीजिए एक बार का, ठीक है, कि रिसीवेबल तो इससे ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं 76 पे, टेस्ट योर नॉलेज। उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पहले देखते हैं 6। OPQ एक लिस्टेड कंपनी है, कंपनी का ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है, ऑपरेशंस कर रही है 10 साल से। द कंपनी ऑपरेट्स अ पेंशन प्लान जो प्रोवाइड करता है 2.5% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। बेनिफिट बिकम वेस्टेड आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद में वेस्ट होंगे। 1 अप्रैल 2008 कंपनी ने इंक्रीज कर दिया पेंशन को 3% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, जो पहले 2.5 था आपने उसको इंक्रीज करके 3% कर दिया। अब इसके दो इम्पैक्ट, एक तो पास्ट में जो प्रोविजन कर चुके हैं वो चेंज हो गया, सब्सिक्वेंट भी चेंज हो जाएगा। देखिए ना, रेट्रोस्पेक्टिव है तो 1 अप्रैल 2001 से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 साल, पिछले 7 साल भी रिवाइज हो गए और फ्यूचर भी रिवाइज हो गया। पिछले 7 साल जो रिवाइज हुए उसको बोलेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल सर्विसेज है, जो एम्प्लॉय 7 साल से ज्यादा है आपके साथ जुड़े हुए उनका 2.7 लाख, और जो 7 साल से कम है एवरेज 4 साल से 2,21,000। पर ये पूरा अमाउंट पिछले 7 साल का ही है। पिछले 7 साल में वो एम्प्लॉय जो हमारे साथ 7 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड लाइबिलिटी 275 से बढ़ गई, और वो एम्प्लॉय जो हमारे साथ 7 साल से कम से पर पिछले 7 साल से रिलेटेड लाइबिलिटी उनकी हो रही है 2,21,000 रुपए, तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको, रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज है। अच्छा, इन्होंने फ्यूचर का नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ पास बताया अब तक कितना एक्सपेंस बढ़ चुका है। तो ये दोनों भी पास सर्विस कॉस्ट है, दोनों भी इमीडिएटली PL में जाएंगे। ये आपका कोई एरर नहीं है, हमने अभी प्रोविजन बढ़ाया ना, तो ये आपकी तरफ से कोई एरर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल आपके PL में चला जाएगा। चलिए, एसए इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल हैविंग 100 आउटलेट्स। एसए लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है सैग लिमिटेड। सैग लिमिटेड के बारे में डेटा दिया है, प्लान एसेट और ऑब्लिगेशन का। अब जब भी ऐसा डेटा दिया होता है मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ने इसे टैबुलेट कर दीजिए। चलिए, तो पहले वाले में मैं लिखूंगा डिफाइंड प्लान एसेट, दूसरे वाले में लिखूंगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तीसरा होगा नेट, और चौथे में उसके डिटेल्स डाल देंगे हम कि उसका इंपैक्ट PL में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या OCI में जाएगा, ठीक है। पहला वाला तो पर्टिकुलर्स ही है। चलिए, आपको ओपनिंग दिया हुआ है डिफाइंड प्लान एसेट्स का 10,000 रुपये। फिर उसके बाद में आपको बोला इस साल हमने 3,000 का कंट्रीब्यूशन किया, यानी इस साल हमने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज किया 3,000 रुपये से। इसका ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट से। फिर इस बार 300 के बेनिफिट्स पे कर दिए, तो जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए होंगे उनको पेमेंट कर रहे होंगे हम। तो एक बात याद रखिए, दोनों को रिड्यूस करेगा, ऑब्लिगेशन को भी कम करेगा और बेनिफिट्स कंट्रीब्यूशन को भी कम करेगा। डिफाइंड प्लान एसेट भी कम होगा, वहां से पैसे निकाले। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, DBO मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय को क्या पे करना है आउटस्टैंडिंग, तो वो भी तो कम होगा ना भाई, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो। 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस है 14,700, ठीक है, और एक्चुअल रिटर्न है 2,000 का। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देता हूँ कि 2,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप नेट देखेंगे तो वैसे ही 14,700 हो जा रहा है यहाँ पे। चलो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ओपनिंग है 12,000,
यानी नेट आपके बुक्स में देखिए दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस दिखेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। फिर बोल रहा है 31 मार्च को 15,500 का बैलेंस है। ठीक है, सो 14,700 15,500 नेट हो गया 800। ठीक है, बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। एक्चुअरियल लॉस है इस बार का 100, ये मैं नीचे लिख देता हूं। एक्चुअरियल लॉस, लॉस मतलब ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है तो इट विल बी अ पॉजिटिव फिगर, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, एसेट बढ़ेगा तो गेन, तो पॉजिटिव फिगर रहेगा। ये ओसीआई में गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, चलिए करंट सर्विस कॉस्ट 2,500, यानी करंट ईयर का एक्सपेंस लायबिलिटी को बढ़ा रहा है ये, तो नेट 2,500 से लायबिलिटी बढ़ गई, ये आपके पीएनएल में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 3,000 से बढ़ गया था, अरे यार ये 3,000 से बढ़ गया, ये बैलेंस शीट में गया, ये नेट ऑफ हो गया, कुछ नहीं आया। इंटरेस्ट पे मैं आता हूँ अभी। बेनिफिट्स इस बार पे किए 300, ये हम अकाउंट कर चुके हैं, डिस्काउंट का रेट है 10%। ठीक है, यानी 10% का इंटरेस्ट होता है, यानी 12,000 पे अगर मैं इंटरेस्ट ले लूँ तो 12,000 के ऊपर में अपना ओपनिंग इंटरेस्ट हो जाएगा कुछ 1,200 रुपये 10% के हिसाब से। तो नेट अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो 800 का गेन, ये भी पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट। चलिए देखिए, पहला वाला कॉलम तो मैच था, 12,000 में -300 किया, प्लस किया 1,200, प्लस किया 2,500 और प्लस किया 100, तो बराबर 15,500 हो जा रहा है। ठीक है, चलो आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर है, समझ गया होगा आप लोगों को। इस तरह का प्रेजेंटेशन एग्जाम में दे दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, ऑपरेट्स अ रिटायरमेंट प्लान। आपको रिसीव हुई है एडवाइस एक्चुअरी से 1 अप्रैल 2001। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ओपनिंग है 6 करोड़। वापस से सेम ही चीज़ बनाना पड़ेगा। चलिए आइए, पहला कॉलम हमेशा डिफाइंड प्लान एसेट ही रखना, दूसरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, नेट और डिटेल्स। तो अपना ओपनिंग बैलेंस 6 करोड़ दिया है, तो मैं फिगर इन लैक्स बताता हूँ। फिगर इन लैक्स, सेम डे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स था 5 करोड़ 20 लाख, 520, नेट देख लीजिए 80, ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। 1 अप्रैल 2001 एनुअल मार्केट यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट है 5%। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 ए लिमिटेड मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹70 लाख। ठीक है, तो आपने कंट्रीब्यूशन किया 70 लाख का, तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड प्लान एसेट में जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बैलेंस शीट में गया, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। एंड पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 42 लाख, ये हो गया बेनिफिट्स पेड। 42 से एसेट कम हो जाएगा, 42 से लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, बराबर। दोनों पेमेंट 31 मार्च को ही किए थे। एक्चुअली ने एडवाइस किया है कि आपका करंट सर्विस कॉस्ट, करंट ईयर का एक्सपेंस 62 लाख है, तो मैं करंट सर्विस कॉस्ट लिख देता हूं 62। ठीक है, ये आपके P&L में गया। 28 फेब रूल्स वो अमेंडेड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था ना, 2.5% से 3% ग्रेचुइटी कर दिया, तो यहां भी आप अमेंड कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, और ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो जा रहा है 15 लाख से, ये हो गया पास सर्विस कॉस्ट। ऑब्लिगेशन 15 लाख से बढ़ गया आपका, ये भी P&L में जाएगा और इमीडिएटली जाएगा, क्योंकि पुराना वाला रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज का लायबिलिटी है। 31 मार्च आपने नेगोशिएशन किया एम्प्लॉइज के साथ रिगार्डिंग रिडंडेंसीज, तो कुछ ऑपरेशंस बंद कर रहे होंगे, तो उसके एम्प्लॉइज फिर लड़ लेते ना, अरे ऐसे कैसे आप बंद कर सकते हो, तो अपन ने उनको बोला चलो ठीक है तुमको बेनिफिट दे देते हैं अब तक का जो भी तुम्हारा लायबिलिटी बना। तो अपन ने नेगोशिएशन किया, इम्पैक्ट ये हुआ उसका कि लायबिलिटी आपकी 80 लाख से कम हो गई, 80 लाख से कम हो गई, तो मैं लिख देता हूं रिडंडेंसी, जिसमें अपनी लायबिलिटी ना 80 लाख रुपए से कम हो जा रही है। पर सीधी बात है पैसे देने पड़ेंगे, तो आपने पैसे दिए 75 लाख, ये तो अपन प्लान एसेट से ही निकालेंगे 75 लाख।
सिंपल कहानी है, प्लान एसेट से ही निकलेंगे। ओवरऑल आप देखिए आपको ना इसमें 5 लाख का गेन हो गया, बराबर बोल रहा हूँ, 5 लाख का गेन हो गया जो आपके पीएल में चला जाएगा। देखो ना 80 की लाइबिलिटी 75 में सेटल हो रही है, तो 5 का फायदा हो गया ना भाई, 5 का फायदा हो गया। 31 मार्च 2002 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है 680 लाख और प्लान एसेट का है 560 लाख, नेट 120 जो कि बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। अब एक फिगर मिसिंग है, इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट का रेट दिया था ऊपर कहीं तो भी 5% गवर्नमेंट बॉन्ड वाला, तो हम 5% के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। सबको तो क्लोजिंग में हुआ था ना, कंट्रीब्यूशन ईयर एंड, बेनिफिट पेड ईयर एंड, करंट सर्विस कॉस्ट ईयर एंड, पास सर्विस कॉस्ट ईयर एंड, रिडंडेंसी ईयर एंड, तो इंटरेस्ट से वो ओपनिंग पे आएगा। तो 520 पे 5% हो गया 26 और 600 पे 5% हो गया 30, नेट 4 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि पीएल में दिखता रहेगा। अब निकाल लेते हैं एक्चुरियल गेन है एक्चुरियल लॉस। तो 520 प्लस 70 माइनस 42 माइनस 75 प्लस 26 499, इसमें 560 अगर मैं कम करूं तो 61 का एक्चुरियल गेन है, बढ़ रहा है एसेट। 600 माइनस 42 प्लस 62 प्लस 15 माइनस 80 प्लस 30 585 हो रहा है, जबकि क्लोजिंग 680 है, तो 95 का एक्चुरियल लॉस है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस, एसेट बढ़ता है तो गेन। नेट अगर आप देखेंगे तो लॉस है 34 का, जो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिख रहा होगा, उसी में जाता है एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस, नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएल। बस हो गया, ये बनाना है। तो इस तरह का टेबल बनाइए, मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, इजीली आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, इजीली आप पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 1 अप्रैल फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है 20,40,000 और ऑब्लिगेशन 2125। आइए अब ये भी बना लेते हैं, सेम ही चीज है। तो ओपनिंग दिया है 2040 और 2125। तो इस बार फिगर्स इन थाउजेंड्स लिख रहा हूं। 85 का नेट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। 31 मार्च 2002 आपने कंट्रीब्यूशन किया 425 का, बराबर, क्योंकि बैलेंस शीट में ही गया है, और पे आउट किया आपने 255, तो बेनिफिट्स पेड 255 माइनस हो जाएंगे दोनों से ही, क्योंकि लाइबिलिटी भी कम होगी, कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। करंट सर्विस कॉस्ट है 5,10,000। अब अगर आप देखेंगे तो हर एक में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहले कंट्रीब्यूशन दिया, फिर बेनिफिट पेड दिया, फिर करंट सर्विस कॉस्ट दिया है। तो करंट सर्विस कॉस्ट दिया हुआ है 5,10,000, ठीक है, ये पीएल में जाता है। इंटरेस्ट का रेट है 5%, बाद में देखते हैं। फेयर वैल्यू ईयर एंड पे 2380 प्लान एसेट्स का, और ऑब्लिगेशन का है 2720, नेट 340। चलिए इंटरेस्ट की बात करते हैं, दोनों भी इंटरेस्ट ओपनिंग पे ही होंगे। तो 2040 पे 5% हो गया 102, और 2125 पे 5% हो गया 106.25, मैं 106 ले रहा हूँ। नेट 4 आपके पीएल में गया, तो 2040 प्लस 425 माइनस 255 प्लस 102, 2312 हो रहा है, और 2380 से अगर डिफरेंस निकालूं तो 68 का एक्चुरियल गेन, बराबर। 2125 माइनस 255 प्लस 510 प्लस 106 माइनस 2720 हो रहा है 234 का एक्चुरियल लॉस। नेट 166 का एक्चुरियल लॉस, जो कि आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा लॉस आ रहा है, एक बार मैच कर लेते हैं। 9th 233.75। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न को उन्होंने नेट फिगर लिया है 68,000, जो कि मैंने आपको एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस करके बताया था, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ नेट फिगर्स दिख रहे हैं। एक्चुअल में एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस डिफाइंड प्लान एसेट्स में होता भी नहीं है, देखा जाए तो एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल गेन ही होता है, एक्चुअल इंटरेस्ट ही होता है, एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। पर अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3400 का लॉस दिख रहा है, जो कि यहाँ से मैच भी हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसा फ्लैट रूल अपन बना नहीं सकते कि सब कुछ एक्चुअल रिटर्न में ही चला जाए। प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखिए, प्रेजेंटेशन को चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंड AS 19 इज ऑल अबाउट। आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर होगा।